बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो हमने थर्ड सेमेस्टर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की कोर्स स्टार्ट की थी। हमने फेरिंग्स तक पढ़ लिया था फर्स्ट चैप्टर का, जो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी रिव्यू कर रहे थे। इसमें फेरिंग्स तक हमने कर लिया था। आज हम फेरिंग्स से स्टार्ट करेंगे। फेरिंग्स क्या है? द फेरिंग्स इज़ अ पार्ट ऑफ द थ्रोट that is behind the mouth and nasal cavity and above the esophagus and the larynx are the tube going down to the stomach and the lungs। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स हमारे थ्रोट का पार्ट है जो कि माउथ के बिल्कुल बिहाइंड, माउथ जहाँ पे एंड होती है वहाँ प्रेजेंट होती है। फेरिंग्स माउथ के बिहाइंड होती है और नेज़ल कैविटी और माउथ दोनों के बिहाइंड ये प्रेजेंट होती है। एजोफेगस के और लेरिंग्स के ऊपर होती है। हमारे साथ जो पाइप स्टमक में जाता है इसको हम एसोफेगस कहते हैं, और जो लंग्स में चला जाता है, ट्रेकिया में जाता है, उसको लेरिंग्स कहते हैं। तो ये लेरिंग्स और एसोफेगस के ऊपर होता है और माउथ और नेज़ल कैविटी के पीछे होता है। माउथ और नेज़ल कैविटी के पीछे और एजोफेगस और लेरिंग्स के ऊपर जो एरिया होता है इसे हम फेरिंग्स कहते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की भी ऑर्गन है और ये हमारे साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम की भी ऑर्गन है। एयर भी यहाँ से गुज़र के लेरिंग्स में फिर ट्रेकिया में जाता है और फूड पार्टिकल भी यहाँ से गुज़र के फिर एजोफेगस में चले जाते हैं। The pharynx is the portion of digestive tract that receive the food from your mouth। pharynx क्या है? एक digestive tract का पोर्शन है जो कि फूड को माउथ से रिसीव करती है। Branching of the pharynx is the esophagus which carries food to the stomach। फिर pharynx के नीचे इसका ब्रांच क्या है? एसोफेगस है जो कि फूड को कैरी करके स्टमक तक ले जाती है। फेरिंग्स जो है इसमें 7 पैसेजेस ओपन होते हैं, 7 रास्ते यहाँ पे ओपन होते हैं। वो कौन कौन से हैं? दो जो है वो नोस्ट्रिल्स है, एक माउथ है और एक लेरिंग्स है, 4 हो गए, और एक एजोफेगस है, 5 हो गए, और 2 यूस्ट्रेशियन ट्यूब जो ईयर से आते हैं वो भी यहाँ नेज़ोफेरिंग्स के एरिया पे ओपन होते हैं। तो ये 7 पैसेजेस होते हैं, ये फेरिंग्स पे ओपन होते हैं। एमसीक्यूज़ में आ सकती है कि फेरिंग्स में कितने पैसेजेस ओपन होते हैं, तो हम कहेंगे 7 पैसेजेस ओपन होते हैं। और फेरिंग्स के जो पार्ट्स है वो हमारे साथ नेज़ोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स है और लेरिंजोफेरिंग्स है। जहाँ पे नोस्ट्रिल्स एंड होते हैं उस एरिया को नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं, जहाँ पे ओरल कैविटी एंड होती है उसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं, और जहाँ से लेरिंग्स स्टार्ट होता है उस एरिया को लेरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे नेज़ोफेरिंग्स दिखाया गया है, ओरोफेरिंग्स भी यहाँ से शो है और लेरिंजोफेरिंग्स भी यहाँ से शो है। आप लोग इसका मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसके बाद एसोफेगस है। एसोफेगस क्या है? द एसोफेगस कॉमनली नोन एज फूड पाइप और गुलेट। एसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं और इसको गुलेट भी कहते हैं। इज़ अ मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग द थ्रोट फेरिंग्स विद द स्टमक। ये एक मसल्स का बना हुआ एक ट्यूब होता है जो कि हमारे फेरिंग्स को, हमारे थ्रोट में जो फेरिंग्स है इसको स्टमक के साथ अटैच कर देती है। मतलब ये कि फेरिंग्स में स्टार्ट हुई है और स्टमक में इसकी एंडिंग है। The esophagus runs behind the windpipe, trachea and heart in the front of the spine। esophagus जो है ये कहाँ से राइज हुई है? ये जो हमारा वाइन पाइप है, जो ट्रेकिया है, इसे हम वाइन पाइप भी कहते हैं, इसके पीछे और जो हार्ट है हमारा उसके पीछे और जो स्पाइन होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में इसके सामने से गुजरा हुआ है। मतलब ये कि जो हमारा हार्ट होता है और ट्रेकिया होता है उसके पीछे से गया हुआ है, और जो स्पाइन होते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रा के जो नोकीले वो बोन होते हैं जो कि बाहर की तरफ निकले होते हैं जिन्हें हम स्पाइन कहते हैं, उसके सामने से गया हुआ है, और हार्ट और ट्रेकिया के पीछे से गया हुआ है। इसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और इसकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर है।
इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे फेरिंग्स का बताया है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होती है वो इसमें शो है कि फूड फेरिंग्स तक आ गया है। फेरिंग्स के बाद वो फूड का जो बोलस है वो अपर एजोफिजियल स्फिंक्टर यहाँ पे है। ये एनाटॉमी के लिए प्रेजेंट नहीं होती लेकिन फंक्शनली प्रेजेंट होती है। मतलब ये कि इसकी स्ट्रक्चर इतनी ख़ास नहीं होती लेकिन इसका फंक्शन होता है। ये एज ए स्फिंक्टर काम देता है। इसे हम अपर एजोफिजियल स्फिंक्टर कहते हैं। इसके जब नीचे आ जाती है तो यहाँ पे पेरिस्टालसिस हो जाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाती है इन मसल में, जो कि पुशिंग फॉरवर्ड करके करके इस ये जो बोलस है हमारे साथ इसको स्टमक तक पहुँचा देती है। डायफ्राम का यहाँ पे शो है और लोअर एजोफिजियल स्फिंक्टर भी यहाँ पे शो है। इसके ज़रिए फिर क्या होती है, फिर कार्डियक स्फिंक्टर पे और फिर स्टमक में चली जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ एसोफेगस। The wall of esophagus from the lumen outward कंजिस्ट ऑफ म्यूकोज़ा। ल्यूमेन से आउटवर्ड जब हम देखें तो एजोफेगस जो है ये लेयर से बना होता है। कौन से लेयर से? म्यूकोज़ा है इसके ल्यूमेन में, उसके बाद सब म्यूकोज़ा है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ का बना होता है। इसके बाद लेयर ऑफ मसल फाइबर है बिटवीन द लेयर ऑफ फिब्रस टिश्यू एंड आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे फाइबर का बना हुआ टिश्यू होता है और इसके लास्ट में जो आउटर लेयर होता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो 3 लेयर्स इसमें होते हैं। सबसे पहला लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है जिसे हम म्यूकोज़ा कहते हैं। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू सब म्यूकोज़ा है। उसके बाद मसल फाइबर जो कि कनेक्टिव टिश्यू में एम्बिड होते हैं, एक लेयर बनती है, तो वो लास्ट लेयर है। The mucosa is stratified squamous epithelium of around 3 layer of squamous cell। जो म्यूकोज़ा है एजोफेगस में ये किस चीज़ की बनी होती है? ये 3 लेयर ऑफ स्क्वेमस सेल की बनी होती है। इस पे स्क्वेमस सेल्स की 3 लेयर्स होती है। स्क्वेमस सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? जो फ्लैट सेल होते हैं, इन्हें हम स्क्वेमस सेल कहते हैं। और वो फ्लैट सेल किस किस्म के होते हैं? स्ट्रेटिफाइड होते हैं। एक हमारे साथ ट्रांजिटिशनल होता है और एक स्ट्रेटिफाइड होता है। स्ट्रेटिफाइड वो जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं और ट्रांजिटिशनल वो जिसमें सिर्फ पियर शेप ऑफ सेल पाए जाते हैं। पियर शेप के सेल, अगर सिर्फ पियर शेप सेल हो तो उस टिश्यू को हम ट्रांजिटिशनल कहते हैं, और जिसमें डिफरेंट शेप ऑफ सेल आ गए तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। तो इसमें स्ट्रेटिफाइड है और वो सेल फ्लैट सेल है लेकिन उसकी शेप स्ट्रेटिफाइड है, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, which contrast with a single layer of columnar cell of the stomach। इसके बरअक्स जो हमारा स्टोमक है वो सिंगल लेयर का बना होता है। सिंगल लेयर के किन सेल से? कोलमनर सेल से। कोलमनर सेल वो जिनकी हाइट ज़्यादा होती है उनके वेथ से। तो स्टोमक उनसे बना होता है और जो एजोफेगस है उसके बरअक्स क्या होता है? 3 लेयर ऑफ स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बनी होती है। Most of the muscle is smooth muscle, although striated muscle predominate in the upper third। ज़्यादातर जो मसल है इसमें एजोफेगस में सारे स्मूथ मसल है, लेकिन इसका जो अपर थर्ड पर पार्ट है उसमें कुछ स्ट्रेटिएटेड मसल भी पाए जाते हैं। स्ट्रेटिएटेड मसल हम किसे कहते हैं? उन मसल्स को कहते हैं कि जिनको जब माइक्रोस्कोप में देखते थे तो वहाँ पे ब्लैक कलर के लाइन हमें नज़र आ जाते हैं, तो उन्हें हम स्ट्रेटिएटेड मसल कहते हैं। बाकी सारे स्मूथ है लेकिन कुछ अपर थर्ड पर जो है इसमें स्ट्रेटिएटेड मसल जो है वो पाए जाते हैं। It has 2 muscular rings are sphinctered in its wall। यहाँ पे 2 muscular rings होते हैं, मसल रिंग शेप के मसल होते हैं जिन्हें हम स्फिंक्टर कहते हैं। इसके वाल में प्रेजेंट होते हैं। एक इसके टॉप पे प्रेजेंट होता है और दूसरा इसके बॉटम में प्रेजेंट होता है। A sphincter is a circular muscle that normally maintain constriction of a natural body passage or orifice and which relax as required by normal physiological function। स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर एक सर्कुलर मसल होता है, एक गोल मसल होता है जो कि नॉर्मली कंस्ट्रिक्ट होता है। हमारा जो नेचुरल बॉडी पैसेज होते हैं, जो पाइप होते हैं, जो ऑरिफिसेस होते हैं, वो उसको कंट्रिक्ट रखता है, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखता है। लेकिन जब उसको फंक्शनली वो रिक्वायर हो के खुल जाए तो वो क्या होती है? उस टाइम रिलैक्स होती है।
आम टाइम पे वो जब रिक्वायर नहीं होती तो कंट्रैक्ट रहती है, वो सिकुड़ी हुई रहती है, लेकिन जब फिजियोलॉजिकली उसकी ज़रूरत हो तो वो क्या होती है, वो खुल जाती है, रिलैक्स हो जाती है। जैसा कि अभी हम कुछ नहीं खा रहे हैं तो यहाँ पे जो कार्डियक स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर जो स्टमक में प्रेजेंट है वो बंद है, कंस्ट्रिक्ट है। अगर हम निवाला लेते हैं और एसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ज़रिए वो निवाला नीचे जाती है तो फंक्शनली रिक्वायर होती है कि वो स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाए और वो ओपन हो जाए। तो इस टाइम क्या होता है, वो स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाती है और वो ऑरिफिस ओपन हो जाता है और निवाला स्टमक में चला जाता है। The lower sphincter help to prevent reflux of acidic stomach content। जो लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर है जो बटम में है, ये क्या करता है, ये जो रिफ्लेक्स होती है जो एसिडिक स्टमक के कंटेंट जो वो वापस आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स कहते हैं। जब वो वापस गल में आ जाते हैं स्टमक के कंटेंट, तो ये इससे प्रिवेंट करती है, इससे हमें बचाती है कि उन्हें दोबारा एसोफेगस में आने नहीं देती। फंक्शन इसका क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ए बोलस, बोलस बनने में मदद देती है। स्वाल्विंग तो इसका काम ही स्वाल्विंग है। फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ एंड व्हेन स्वालोड पासेस फर्स्ट इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द एजोफेगस। जो फूड हम इंजेस्ट करते हैं फर्स्टली वो हमें माउथ में रख देते हैं, उसके बाद वो क्या होता है, वो जब स्वालो होता है तो फर्स्ट वो फेरिंग्स से पास होता है और फेरिंग्स से पास होके फिर वो एजोफेगस में चली जाती है और एजोफेगस के ज़रिए वो फिर स्टमक में चली जाती है। रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स है हमारा, उससे हमें क्या करती है, उसको थोड़ा कम करती है, उससे हमें बचाती है। Constriction of the upper and lower esophageal sphincter help to prevent reflex backflow of gastric content and acid into the esophagus, protecting the esophageal mucosa। एजोफेगस में जो स्फिंक्टर है, जो अपर और लोअर बोथ स्फिंक्टर है, ये इनकी कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जो बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट जो है और गैस्ट्रिक एसिड जो है HCl इसमें होता है, तो वो एजोफेगस में नहीं आते। इनकी कंस्ट्रक्शन की वजह से वो एजोफेगस में नहीं आते और एजोफेगस उस एसिडिक सिक्रीशन होती है उससे एजोफेगस का जो म्यूकोजा लेयर है वो बच जाता है। अब इसके बाद स्टमक है। स्टमक एक मेन ऑर्गन होती है। द स्टमक इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। स्टमक क्या है, स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि लेफ़्ट साइड टू अपर एब्डोमेन में ज़्यादातर इसका जो हिस्सा होता है वो ज़्यादातर लेफ़्ट साइड में किया हुआ है, इसलिए कह रहा है कि ये लेफ़्ट साइड में होता है। ये होता तो एपिगेस्ट्रियम में है, लेकिन इसका जो ज़्यादा हिस्सा होता है वो थोड़ा लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक गया हुआ है। द स्टमक रिसीव फूड फ्राम द एजोफेगस। स्टमक क्या करता है, एजोफेगस से फूड को रिसीव करता है। एज फूड रीचेज द एंड ऑफ द एजोफेगस, जब फूड एजोफेगस के एंड तक पहुंच जाते हैं, इट इंटर द स्टमक थ्रू ए मस्कुलर वाल्व। वहाँ पे एक मस्कुलर वाल्व होती है जिसके ज़रिए ये स्टमक में आ जाते हैं, कॉल्ड द लोअर एजोफिजियल स्फिंक्टर। उस जो मस्कुलर वाल्व है उसको हम क्या कहते हैं, लोअर एजोफिजियल स्फिंक्टर कहते हैं। उसके ज़रिए फूड जो है वो एजोफेगस से स्टमक तक आ जाती है। ये हमारे साथ स्टमक की आप लोगों के साथ डायग्राम शो है। इसमें ये जो इसका फंडस दिखाया हुआ है, इसके 4 पार्ट है। सबसे पहला जो है फंडस है, उसके बाद बॉडी है, उसके बाद पाइलोरस है। यहाँ पे कार्डिया जिसे हम कहते हैं वो शो नहीं है, तो आगे डायग्राम होगी वहाँ पे कार्डिया भी शो होगी। फंडस का ये काम है, जब फूड हम हमारे स्टमक में पहुँच जाती है तो उसकी जो चर्निंग है वो चर्निंग स्टार्ट होने से पहले फंडस में थोड़ी देर के लिए वो स्टे करती है। उसके बाद जब बॉडी में आ जाती है तो बॉडी में मेनली उसकी चर्निंग हो जाती है। इसके बाद फिर क्या होता है, फिर पाइलोरस में आ जाता है। पाइलोरस को हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक एंट्रम भी इसको कहते हैं। ये जो बारीक एरिया होता है इसको हम पाइलोरिक एंट्रम भी कहते हैं। फिर यहाँ पे एक स्फिंक्टर मौजूद होता है जिसे हम
पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, उसके ज़रिए फिर वो जो खाइम बनती है फूड के चर्निंग के एंड में, जो खाइम बनती है वो उस स्फिंक्टर के ज़रिए फिर ड्यूडेनम में पहुंच जाती है। स्टमक के रिलेशंस में क्या है, मतलब इसके इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज़ें हैं। जब हम इंटीरियरली स्टमक को देखें तो जो लीवर का इंटीरियरली क्या है, लीवर का लेफ़्ट लूप है और इंटीरियर एब्डोमिनल वाल, जो एब्डोमिनल के वाल है ये है, और इसके साथ साथ जो लेफ़्ट लूप है लीवर का वो स्टमक के सामने आई हुई है। पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो एब्डोमिनल आयोटा है, जो आयोटा हमारे आयोटा जो हार्ट से एराइज हुई है वो यहाँ पे इसके पीछे स्टमक के पीछे से गुजरा हुआ है। पेंक्रियाज इसके पीछे पाया जाता है। स्प्लीन यहाँ पे पाया जाता है। स्प्लीन क्या है, एक छोटा सा ऑर्गन है जो कि आरबीसीज के ब्रेकडाउन इसमें होती है, और बच्चों में जब बच्चे फीटल लाइफ में होते हैं तो यहाँ पे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन भी होती है। लेफ़्ट किडनी यहाँ पे स्टमक के पीछे पोस्टीरियरली लेफ़्ट किडनी भी दिखाई देती है। सुपीरियरली अगर हम देखें तो स्टमक के सुपीरियर में कौन से ऑर्गन है, डायफ्राम इसमें है और एजोफेगस इसमें है, और लेफ़्ट लूप ऑफ किडनी, जो लेफ़्ट लूप होता है वो थोड़ा इसके सुपीरियरली दिखाई देता है। इन्फीरियरली अगर देखें तो यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन है स्टमक के इन्फीरियर साइड पे, और स्मॉल इंटेस्टीन यहाँ पे है। लेफ़्ट साइड में अगर देखें तो डायफ्राम और स्प्लीन है, और राइट साइड में अगर देखें तो लीवर और ड्यूडेनम है। A pouch-like organ primarily designed for food storage for 2 to 4 hours। ये क्या है, स्टमक जो है एक बैग लाइक, एक पाउच लाइक ऑर्गन है। इसका बुनियादी मकसद क्या होता है, ये बुनियादी तौर पर इसका जो डिज़ाइन है वो इसलिए है कि ये फूड को स्टोर करे 2 to 4 आवर के लिए। 2 to 4 आवर के लिए स्टमक क्या करती है, फूड को स्टोर करती है। सम मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन आल्सो ऑकर, इसमें थोड़ा मैकेनिकल और थोड़ा केमिकल डाइजेशन दोनों होते हैं। मैकेनिकल की इसकी चर्निंग होती है, और केमिकल के इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड के साथ मिक्स होते हैं और वो खाइम बन जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, केमिकल डाइजेशन कहते हैं। तो स्टमक में बहुत मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों होती है। कंटेन टू स्फिंक्टर एट बोथ एंड टू रेगुलेट फूड मूवमेंट, फूड मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे दो किस्म के स्फिंक्टर पाए जाते हैं। फर्स्ट जो होता है स्फिंक्टर, इसे हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं, ये एसोफेगस के नज़दीक होता है, और दूसरे को हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टीन के नज़दीक होता है, पाइलोरिक एंट्रम में होता है। स्टमक के रीजन्स कितने हैं, स्टमक के हमारे साथ 4 रीजन्स है। सबसे पहला कार्डिक स्टमक है, इसको हम कार्डिक भी कहते हैं, कार्डिक स्टमक भी कहते हैं। फंडिक स्टमक है जिसको हम फंडस भी कहते हैं और फंडिड भी कहते हैं। बॉडी स्टमक है, स्टमक का बॉडी है जिसे हम बॉडी कहते हैं। पाइलोरिक स्टमक है जिसे हम पाइलोरस भी कहते हैं। स्टमक की फंक्शन क्या है, डाइजेशन। द स्टमक रिलीजेस प्रोटीज, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सच एज पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल और इनहिबिट बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड द एसिडिक pH of 2 for the proteases to work। ये डाइजेशन करती है। स्टमक का काम क्या है, इसमें डाइजेशन होती है। स्टमक ये जो एंजाइम होता है वो पेप्सिनोजिन, जाइमोजन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में, जिसे हम जाइमोजन कहते हैं, पेप्सिनोजिन यहाँ से सिक्रीट होती है, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वो मौजूद होती है। तो हाँ, ये पेप्सिनोजिन एंजाइमोजन जो है, इसको एंजाइम बनने के लिए, इसको एक्टिव फॉर्म में आने के लिए एसिडिक pH की ज़रूरत होती है। एसिडिक pH मतलब 2 pH की ज़रूरत होती है। इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे pH 2 होता है। इस वजह से वो पेप्सिनोजिन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और पेप्सिन में कन्वर्ट होने के बाद वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देती है। तो ये स्टमक की वर्क है।
Food is churned by the stomach through muscular contraction of the wall called peristalsis. फूड जो है वो स्टमक के ज़रिए फूड की चर्निंग होती है। इसके मस्कुलर वाल्व होते हैं, उनकी कंट्रक्शन की वजह से फूड चर्न होती है। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस कहते हैं। एब्जॉर्प्शन, सम एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन स्मॉल मोलिक्यूल नेवरथलेस डज नॉट ऑकर इन द स्टमक थ्रू इट्स लाइनिंग। एब्जॉर्प्शन जो है स्टमक में, जो एब्जॉर्प्शन है वो ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस की बहुत कम होती है। सम नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं जैसा कि अल्कोहल है या एस्पिरिन है। एस्पिरिन जो डिस्प्रिन की टेबलेट है जिसे हम लेते हैं, इसका जेनरिक नेम है एस्पिरिन। तो ये एस्पिरिन और अल्कोहल वगैरह ये जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं ये कुछ हद तक यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, ज़्यादातर यहाँ से और चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती। तो एस्पिरिन इसीलिए यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है। तो हम कहते हैं कि एस्पिरिन जो है वो स्टमक अल्सर काज कर देती है। तो वो यहाँ से एब्जॉर्ब ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे अल्सर वो काज कर देती है। तो जिन लोगों का स्टमक अल्सर होता है वो फिर उनको डिस्प्रिन या एस्पिरिन या एनसेड ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके बाद है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है स्टमक। उसका क्या फंक्शन होता है? गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस और स्टमक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं या स्टमक एसिड कहते हैं। इज़ ए डाइजेस्टिव फ्लूइड फॉर्म इन द स्टमक। ये क्या है? डाइजेशन के लिए एक फ्लूइड है जो कि स्टमक के अंदर बनती है। एंड इज कम्पोज्ड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होती है, पोटाशियम क्लोराइड KCl जिसे हम कहते हैं ये होती है, और सोडियम क्लोराइड जिसे हम NaCl कहते हैं, ये तीनों चीज़ें इसमें मौजूद होती है। जो गैस्ट्रिक एसिड है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस या स्टमक एसिड कहते हैं, ये 3 चीज़ों से बनी होती है: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। द एसिड प्ले ए की रोल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एसिड का क्या काम होता है? ये एक अहम किरदार अदा करती है प्रोटीन की डाइजेशन में। किस तरह? बाय एक्टिवेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम एंड मेकिंग इनडाइजेस्टेड प्रोटीन unravel so that digestive enzyme break down the long chain of amino acid। ये क्या करती है? ये पहले तो एक्टिव करती है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनको एक्टिव करती है। इसके ज़रिए एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल जो पेप्सिनोजिन है वो जाइमोजिन था, इनएक्टिव एंजाइम था, वो कन्वर्ट होती है एंजाइम पेप्सिन में। किसके ज़रिए? यहाँ की ये एसिडिक जो इन्वायरमेंट है इसके ज़रिए वो क्या होती है? कन्वर्ट होती है पेप्सिन में, और फिर अपना काम शुरू करती है प्रोटीन के ब्रेकडाउन पे। और फिर क्या करता है? जो प्रोटीन होते हैं, इनडाइजेस्टेड जो प्रोटीन होते हैं, इनको अनरेवल करता है। अनरेवल करना मतलब इनको खोलता है, इनको सेपरेट करता है। और जब इनको खोलता है, इनको सेपरेट कर देता है, तो फिर डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए आसानी होती है कि वो लॉन्ग चेन ऑफ एमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन कर देते हैं। गैस्ट्रिक सिक्रीटरी सेल्स, तो हमारे गैस स्टमक में सिक्रीटरी सेल पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला चीफ सेल्स है। चीफ सेल्स का क्या काम है? चीफ सेल पेप्सिनोजिन सिक्रीट करते हैं जो कि एक जाइमोजिन है, एक इनएक्टिव एंजाइम है। पेराइटल सेल का क्या काम होता है? सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रांसिक फैक्टर। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl और इंट्रांसिक फैक्टर सिक्रीट करता है। इंट्रांसिक फैक्टर का क्या काम होता है कि इंट्रांसिक फैक्टर इंटेस्टिन में जाके विटामिन B12 जो है इसकी एब्जॉर्प्शन में मदद देती है। और HCl का ये काम होता है कि ये एसिडिक एनवायरनमेंट फराहम करती है जाइमोजन को, ये जाइमोजन पेप्सिनोजन को एंजाइम पेप्सिन बनने में हेल्पफुल है। म्यूकस सेल क्या करती है? म्यूकस सेल सिक्रीट म्यूकस एंड अल्कलाइन सब्सटेंसेस टू हेल्प न्यूट्रलाइज इट्स सेल इन द गैस्ट्रिक जूस। जो म्यूकस सेल होते हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं और अल्कलाइन सब्सटेंस, बेसिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जिसके ज़रिए जो HCl होता है गैस्ट्रिक जूस में वो न्यूट्रलाइज होता है और स्टमक के जो वाल है वो महफूज रहते हैं। और अगर यहाँ म्यूकस सेल ना होती, यहाँ पे अगर म्यूकस सेल ना होती और अल्कलाइन सब्सटेंसेस अगर सिक्रीट ना होते, तो ये HCl इतनी एसिडिक इन्वायरमेंट ये गैस्ट्रिक जूस फराहम करती है कि इससे जो स्टमक के ख़ुद के वाल है वो जल जाते, वो ख़राब हो जाते, डिस्ट्रॉय हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी निज़ाम बनाई है कि ये वाल पे म्यूकस सेल मौजूद होते हैं जो कि अल्कलाइन सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, और फिर इन
अल्कलाइन सब्सटेंसेस की वजह से इस HCl की न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है और ये न्यूट्रलाइज होती है और जो वाल है वो महफूज रहते हैं। इसके बाद जो G सेल्स है जिन्हें हम गैस्ट्रिक सेल कहते हैं, ये क्या करते हैं, सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन, ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इसका नाम गैस्ट्रिन है, विच स्टिमुलेट द पेराइटल सेल एंड ओवरऑल गैस्ट्रिक सेल, जिसके ज़रिए पेराइटल सेल भी स्टिमुलेट होते हैं और जितने और सेल्स जो हमारे स्टमक में पाए जाते हैं सब स्टिमुलेट हो जाते हैं। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ तक काफ़ी है, आप लोग यहाँ तक देख ले। अगर आपको कुछ समझ ना आई हो या आपका कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं फिर इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।